हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कोरोना महामारी से लड़ रहे होंगे पूरे आत्मविश्वास के साथ। आप सभी से एक बार और अपील करना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी में बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है, अभी भी हो चुकी है और हो भी रही है। तो आप अपने आसपास जो भी आपके चित परिचित लोग हैं, नोन में लोग हैं, अननोन भी हैं, तो भी आप उनकी मदद करें, उनके साथ अपनी सिंपैथी रखें, सहानुभूति रखें। एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं अपनी तरफ से कर देना चाहता हूं कि इस कोरोना महामारी में जिन लोगों ने भी अपने पेरेंट्स को खोया है और फिनेंशियल इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, उनके लिए मैं एनटीए नेट की फ्री क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा एनटीए नेट जेआरएफ पढ़ाऊंगा। पीएचडी जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं, उन्हें पीएचडी की तैयारी करनी है, उन्हें भी फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों से भी करवाइएगा। आज का जो यूनिट है ये बहुत ही बर्निंग है, बहुत ही वाइब्रेंट है। ठीक है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का जो हमारा यूनिट है उसका एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सतत विकास लक्ष्य। लास्ट वीडियो में मैंने आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बताए थे, जो कि ईयर 2000 से स्टार्ट होकर ईयर 2015 में वो खत्म हो गया है। उसमें कुल 8 गोल्स थे। ठीक उसी प्रकार से 2015 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जब खत्म हो गया तो उसका नाम बदल करके हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो कट ऑफ डेट है वो है 2015 से 2030। इसमें कुल 17 लक्ष्य हैं, 17 गोल्स हैं एंड 169 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन ने तमाम देशों को, जो भी विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों को दिया है और सभी देश उस ओर काम कर रहे हैं। तो आज उन 17 में से करीब मैं 10 लक्ष्य आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए 7 गोल्स बताऊंगा, क्योंकि सारे गोल्स बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव हैं और उसका बिल्कुल डिटेल्ड स्टडी करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। एनटीए नेट में तो ये क्वेश्चन आता ही है, आपके निजी जीवन में भी ये आपके काम आएगा। देखिए, पहला जो गोल है वो है नो पॉवर्टी। इट मीन्स यूएन सभी देशों को ये कहती है कि आप अपने यहाँ गरीबी को बिल्कुल इरेडिकेट करिए, रिमूव करिए, खत्म करिए। इसलिए आपने देखा होगा कि गरीबी मिटाओ अभियान, इंदिरा जी के टाइम, उससे भी पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स आए उन्होंने गरीबी मिटाओ पे बहुत सारे योजनाएं बनाए, बहुत सारे काम किए। यूएन ने भी कहा कि आप अपने जिस भी कंट्री में आप हैं उस कंट्री में ऐसे प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करिए, ऐसे स्कीम्स लाइए जिससे पॉवर्टी बिल्कुल रिड्यूस हो जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए। और इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे मनरेगा चलता है, 100 दिनों का गारंटी वर्क। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ठीक है, तमाम तरह के लोन्स आजकल प्रोवाइड किए जा रहे हैं यंगस्टर्स को, या जो ग्रेजुएट्स हैं या जो भी लोग हैं सभी को लोन्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि उनके पास अगर कुछ भी स्किल्स है उस स्किल का यूज़ करके वो अपना बिजनेस कर सकें। ठीक है। या जॉब्स गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करा रही है। ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन्स क्रिएट किए जा रहे हैं कंट्री के अंदर, जैसे नोएडा आप देखिए, गुरुग्राम आप देखिए, बेंगलोर है। ठीक है। ऐसे और भी इंडस्ट्रियल जोन सेटअप किए जा रहे हैं आने वाले दिनों में, ताकि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए। जब एक बार आपके पास रोजगार होगा, आप शिक्षित होंगे, तो खुद ब खुद गरीबी आपसे दूर भाग जाएगी। ठीक है। नंबर 2 है जीरो हंगर। इट मीन्स भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण तथा टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। इट मीन्स कि भूख की समाप्ति। आपको पता होना चाहिए कि आज भी इंडिया में कई सारे स्टेट्स और स्टेट्स के कई सारे डिस्ट्रिक्ट, आप झारखंड आएंगे, झारखंड में कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, छत्तीसगढ़ में कई सारे ऐसे जिले हैं, उड़ीसा में कई सारे ऐसे जिले हैं, और भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो आज भूखमरी से के दौर से गुजर रहे हैं। तो यूएन ने यह प्रस्ताव भी हमें दिया है कि हम अपने यहाँ भूखमरी को समाप्त करें और खाद्य सुरक्षा, इट मीन्स फूड की सिक्योरिटी लाएं। और हमारे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी बिल है, जिसके तहत 1 रुपये में चावल, 2 रुपये में अनाज, तमाम तरह के उसमें कुल 12 या 13 खाद्यान्न पदार्थ हैं, फूड से रिलेटेड आइटम्स हैं, जो कि गवर्नमेंट बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पे 1-2 रुपये किलो के हिसाब से जनता को, पब्लिक को देती है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो बीपीएल कार्ड जिनका होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको कई बार मुफ्त में भी बहुत सारे अनाज दिए जाते हैं। अभी कोविड में भी आपने देखा होगा कि मुफ्त में अनाज का वितरण हुआ है, ठीक है, लोगों के बीच, ताकि लोग भूखमरी से ना मरें। भूखमरी की समस्या पहले बहुत विकराल थी, अब समय के साथ वो रिड्यूस होती जा रही है, क्योंकि लोगों को एक तो फूड्स प्रोवाइड किया जा रहा है फ्री में, और नहीं तो उन्हें जॉब्स प्रोवाइड कराई जा रही है, ताकि उन्हें किसी भी तरह का फूड से रिलेटेड सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराई जा सके। इसी में ये है कि टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना। इट मीन्स कि हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं
वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो। इट मीन्स कि आपने देखा होगा कि कृषि के क्षेत्र में हम लोग बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर, बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, तमाम तरह के खाद जो हमें नहीं यूज़ करना चाहिए, यूरिया एक्सेसिव अमाउंट में हम लोग यूज़ करते हैं, जिस वजह से ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है, फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो बिल्कुल ज़ीरो होने लग जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो उसे हमें नहीं करना है। हमें ऐसी खेती करनी है जो सस्टेनेबल हो, हम आज भी करें और हमारा आने वाला जनरेशन भी 10 साल 15 साल बाद आए तो उस खेत में खेती करे और खाए। ठीक है। तीसरा पॉइंट है गुड हेल्थ। इट मीन्स सभी आयु के लोगों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन देना। चाहे आप 1 साल के हो, चाहे आप 100 साल के हो, सभी उम्र, सभी वर्ग के लोग, ठीक है, सभी ऑफ ऑल एजेस, आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इसी कड़ी में आपने देखा होगा कि मोदी जी के आने के बाद करीब 16 एम्स इस्टेब्लिश हो रहे हैं इंडिया में। कई सारे हो चुके हैं, कई सारे जो है प्रोसेस में हैं। इसके अलावा जो है जिला स्तर पे अस्पताल को सुदृढ़ किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है। प्रखंड स्तर पे जो भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश कराए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट हो रही है। ठीक है। तो हालांकि टाइम लगेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का बहुत बढ़िया नहीं है, वो सभी को पता है, लेकिन टाइम के साथ वो चीज़ें अच्छी हम करें, बेटरमेंट की तरफ हम जाएं, ये हमारा प्रयास रहता है। इसलिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बजट खर्च करती है ताकि सभी लोगों को एक अच्छी, है ना, एक अच्छा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है क्वालिटी एंड इंक्लूसिव एडुकेशन। इट मीन्स समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा। इट मीन्स कि एडुकेशन ऐसा होना चाहिए जो क्वालिटेटिव हो और समावेशी हो। इट मीन्स इंक्लूसिव हो, सभी के लिए हो। ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर जाति, किसी पर्टिकुलर धर्म, किसी पर्टिकुलर रंग के लोगों के लिए ही शिक्षा हो, ऐसा ना हो। इंक्लूसिव होना चाहिए इन नेचर और क्वालिटेटिव होना चाहिए। इट मीन्स कि ऐसा ना हो कि हमारे देश में बच्चे ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, पीएचडी कर लिए, फिर भी बेरोजगार है, ये स्थिति ना हो। तो उनमें स्किल डेवलपमेंट का काम जो है करना है। इससे क्या होगा कि जितनी ज़्यादा आप स्किल डेवलपमेंट उनमें करोगे तो वो कम से कम अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे। अगर वो 10th भी पास हैं, 8th भी पास हैं, तो वो कुछ ना कुछ साथ में काम कर सकते हैं ताकि वो बेरोजगार ना रहें। तो इस चीज़ पे भी हमें ध्यान देना है। और नई शिक्षा नीति जो 2020 की आई है उसमें इसके बारे में विस्तृत रूप से बात करा गया है। तो आने वाले समय में एजुकेशन को और क्वालिटेटिव बनाने के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर इक्वलिटी। इट मीन्स लैंगिक समानता। मैंने आपको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में भी बताया था, उसमें भी ये एक लक्ष्य था, जेंडर इक्वलिटी। ठीक है। इट मीन्स कि चाहे आप किसी भी लिंग के हों, पुरुष हो, महिला हो, ट्रांसजेंडर हो, ठीक है, आपको समान अधिकार मिलना चाहिए। चाहे वो शैक्षणिक संस्था में हो, चाहे वो जॉब्स में हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो परिवार के अंदर हो, आपको हर जगह इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को एश्योर करना होगा और हमारे सोसाइटी को भी एश्योर करना होगा। और मैं आपको नई खबर बताऊं कि पहले आप जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के फॉर्म्स भरते थे, खासकर इस बार जो एनटीए नेट का, जेआरएफ का फॉर्म जिन्होंने भी भरा होगा, उन्होंने देखा होगा कि जब आपके सेक्स के बारे में पूछा गया तो मेल फीमेल पहले आता था ऑप्शन में, इस बार ट्रांसजेंडर भी आ रहा है। इट मीन्स कि ट्रांसजेंडर्स को भी अब इक्वलिटी दी जा रही है। वो भी अब जेआरएफ करेंगे, वो भी पीएचडी करेंगे, वो भी प्रोफेसर बनेंगे, वाइस चांसलर बनेंगे, रजिस्ट्रार बनेंगे, डीन बनेंगे। ठीक है। तो एक बार जब उन्हें शिक्षा में बराबरी का अधिकार मिल गया, कल को वो जॉब्स में भी आने लग जाएंगे, फिर उनको सोसाइटी भी एक्सेप्ट करेगी। ठीक है। क्योंकि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो, जब आप एडुकेटेड हो जाते हो, तो सोसाइटी आपको एक्सेप्ट करती है, आपको आइडल भी मानने लग जाती है। तो इस ओर गवर्नमेंट काम कर रही है। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 377 को लीगल कर दिया है। तो तमाम तरह के प्रयास जो हैं किए जा रहे हैं ताकि समानता का अधिकार, महिलाओं के साथ भी काफ़ी असमानता की भावना थी हमारे देश के अंदर। कई सारे राज्यों में अभी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भ्रूण हत्या आज भी बहुत आम है कई सारे राज्यों में, कई सारे डिस्ट्रिक्ट में भारत के स्टिल टुडे। लेकिन उसके लिए सरकार काफ़ी सख्त है, बहुत सारे जो है स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसमें जेल की का प्रावधान है, बहुत सारे फाइन का प्रावधान है ताकि इसको कम किया जा सके। और विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत काम किया जा रहा है। बहुत सारे एनजीओज हैं जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए आज के दौर में काम कर रही है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। इट मीन्स सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन। देखिए, वाटर वाटर एवरीवेयर एंड नॉर अ ड्रॉप टू ड्रिंक, ये आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस लाइन है एक इंग्लिश राइटर का, ठीक है, इंग्लिश पोइट का। तो हमारे अर्थ के चारों ओर वाटर है, पानी, जल ही जल है, लेकिन पीने की जब बात आए तो हम हमेशा स्कैरसिटी में रहते हैं। वाटर स्कैरसिटी करीब करीब भारत के सभी प्रांतों में है, सभी जिलों में है, सभी प्रखंडों में है। तो कैसे हम वाटर स्कैरसिटी को ओवरकम कर सकते हैं, इसको कैसे हम ऐसा कर सकते हैं कि सभी को स्वच्छ जल मिले, है ना। जल तो हमारे पास है, लेकिन स्वच्छ जल, पीने योग्य जल,
वो मिले। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट तमाम तरह के डैम्स का निर्माण कर रही है पिछले एक दशकों से, है ना। नए नए डैम्स बन रहे हैं ताकि वाटर को कंजर्व किया जा सके, नंबर वन। और दूसरा, घर घर तक जल पहुंचाया जा सके। बिहार में अभी आपने सुना होगा घर घर जल योजना चल रहा है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का जो पानी है उसको जो है घर घर सप्लाई किया जाने का प्लान है, किया भी जा रहा है। गंगा नदी का पानी पूरे बिहार में, इवन झारखंड में भी बात है उसकी। तो अलग अलग राज्यों में सरकार अपने तरीके से जो भी नदी वहाँ पे उपलब्ध है उसको तरीके से उसका वाटर को कंजर्व करके और घर घर तक पहुँचाने का प्रयास कर रही है, ताकि वाटर लिमिटेड यूज़ कर सकें हम और वाटर की स्कैरसिटी कभी ना हो। उसके लिए एक ऐसा सिस्टम बनाने का प्रयास भारत सरकार निरंतर कर रही है, जो कि UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एक लक्ष्य के रूप में हमें दिया भी गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इट मीन्स विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच। देखिए, अब आज के दौर में जो हमारे पास ट्रेडिशनल एनर्जीज थी, पेट्रोल, डीजल, है ना, और भी फ्यूल्स हमारे पास, जो कि हमने खनन के माध्यम से या समुद्र से, ओशन से हम उसको एक्सप्लॉइट करते थे। लेकिन ये चीज़ें हमारे पास लिमिटेड टाइम तक हैं, अनलिमिटेड टाइम तक नहीं है। ऐसा रिपोर्ट है कि 2050 तक पेट्रोल खत्म हो जाएगा संसार से। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो आज के दौर में UN भी ये चाहता है, और आपने देखा होगा कि सरकार भी सोलर एनर्जी पे बहुत काम कर रही है, विंड एनर्जी पे बहुत काम कर रही है, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट पे काम कर रही है, और नेचुरल सोर्सेज पे काम कर रही है। इट मीन्स कि ऐसे एनर्जी को अब एक्यूमुलेट किया जा रहा है, ऐसे एनर्जी सोर्सेज को प्रमोट किया जा रहा है जो नेचुरल है, जो कभी खत्म नहीं होगा, नंबर वन। और दूसरा कि अफोर्डेबल होगा। मान लीजिए कि हम सोलर एनर्जी बनाते हैं, आप सभी को पता है कि वो सन से बनता है। तो सन, तो सूर्य की रोशनी में तो हमें कोई खर्च नहीं है ना, बहुत ही ज़ीरो कॉस्ट है उसका। तो क्या होगा कि आप पेट्रोल खरीदते हो, करीब 90 रुपीज़ पर लीटर है, बहुत ज़्यादा महंगा है, सभी के बस की बात नहीं आज के टाइम में गाड़ी पे चढ़ना। लेकिन अगर सन के माध्यम से सोलर एनर्जी को हम अक्यूमुलेट करें, प्रोड्यूस करें, क्रिएट करें, तो क्या होगा, उसका कॉस्ट कितना आएगा, बहुत कम आएगा, क्योंकि उसके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है। जितना पेट्रोल और डीजल को निकालना, फिर रिफाइन करना, फिर हम तक पहुँचाने में बहुत उसके कॉस्टिंग्स आते हैं, उतना सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल सोर्सेज से हमें मिल रहा है। तो अब UN और सरकार, भारत सरकार भी ये चाहती है कि इस तरह के ऊर्जा का प्रबंधन करा जाए जो प्राकृतिक हो, कभी खत्म ना हो, और बहुत अफोर्डेबल भी हो, टिकाऊ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है गुड जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इट मीन्स सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। इट मीन्स कि गुड जॉब्स, आप देखते होंगे कि भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई बच्चा मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन उसको जॉब किस चीज़ का मिल रहा है, प्यून का। कोई बच्चा जो है बहुत हायर लेवल पे एजुकेशन कर लिया, उसको जॉब कैसा मिल रहा है, टेक्निकल स्टाफ का। इट मीन्स आपने जिस लेवल की स्टडी करी, आपको जो लेवल का जॉब मिलना चाहिए उससे कहीं नीचे स्तर का जॉब आपको मिलता है। तो वो एक तरह का अनएम्प्लॉयमेंट में ही गिनती आती है उसकी। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर लिया और वो जो है कहीं पे प्यून है, तो वो एम्प्लॉयड नहीं कहलाएगा, वो अनएम्प्लॉयड ही कहलाएगा, क्योंकि उसके स्तर का जॉब उसको नहीं मिला। किसी ने PhD कर लिया, डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी कर ली, और वो कहीं पे क्लर्क का काम कर रहा है, तो वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगा। तो गुड जॉब्स, आपके लायक का जॉब, जो आपको सूट करे उस तरह का जॉब्स। और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, आर्थिक विकास होगा तभी जॉब्स क्रिएट होंगे। एक बार मार्केट के अंदर पैसा आएगा, देश का GDP बढ़ेगा, तो नए नए जॉब्स आएंगे, बल्क में जॉब्स आएंगे, सभी को जॉब मिलेगा। तो हर देश आज के दौर में, आपको पता है ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है, ठीक है, औद्योगिकरण का दौर है, उदारीकरण का दौर है। इस दौर में हम लोग क्या करते हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से फ्रेंडशिप करता है ताकि हम लोग टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज कर सकें, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, और अपने यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकें, ताकि बहुत ज़्यादा बल्क में इनन्यूमरस जॉब्स क्रिएट हो सके। ठीक है, जब जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होगा तो हम सभी को जॉब मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इट मीन्स लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। इट मीन्स कि औद्योगिकरण तो हमें करना है, फैक्ट्रीज तो लगानी है, इंडस्ट्रीज तो लगानी है, लेकिन ऐसी इंडस्ट्रीज लगानी हो जो सस्टेनेबल हो, सस्टेन कर सके। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रदूषण करे, जल को बिल्कुल दूषित कर दे, है ना, पर्यावरण को बिल्कुल पॉल्यूट कर दे, टेंट कर दे, ऐसा नहीं करना। इंडस्ट्रीज लगाइए, फैक्ट्रीज लगाइए, प्लांट्स लगाइए, लेकिन ऐसा हो जो इको फ्रेंडली हो, वो ज़्यादा हार्म ना करे हमारे इन्वायरमेंट को। उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंट को हार्म करेगा तो फिर क्या फ़ायदा,
आने वाले दिनों में वो हमारा रहना ही वहाँ मुश्किल हो जाएगा। एसी ड्रेन होने लग जाएगा, तमाम तरह के पॉल्यूशंस होने लग जाएंगे, लोगों में बीमारियाँ फैलने लग जाएगी। तो हमें इस चीज़ का भी पूरा ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रिड्यूस इनइक्वालिटीज। इट मीन्स देश के बीच और अन्य देशों के भी बीच, मतलब देश के अंदर तथा देश के बाहर अन्य देशों के साथ भी समानता होनी चाहिए। इट मीन्स मान लीजिए कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो 28 स्टेट्स में कुछ ऐसे हैं जो बहुत प्रॉस्पेरस हैं। पंजाब बहुत प्रॉस्पेरस है, महाराष्ट्र भी प्रॉस्पेरस है, गुजरात प्रॉस्पेरस है। जब आप बिहार आते हैं तो पुअर है, झारखंड संसाधन होने के बाद भी पुअर है, असम पुअर है। तो इनइक्वालिटी ना हो, ठीक है। इट मीन्स कि गुजरात जो है वो बिहार के साथ इनइक्वालिटी ना करे, बिल्कुल इक्वलिटी की का भाव रखे, मदद करे, बिहार गुजरात को मदद करे, गुजरात बिहार को मदद करे। इसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बात करें तो इंडिया अमेरिका की भी मदद करे, अमेरिका इंडिया की मदद करे, इंडिया इजराइल की मदद करे, ठीक है। तो एक मदद की भावना हो, नंबर 1। दूसरा कि समानता का, कोई ज़्यादा विकसित है, कोई ज़्यादा अमीर देश है तो उसको एटीट्यूड में नहीं आना है, उसको ये नहीं सोचना है कि भारत गरीब है या बांग्लादेश गरीब है तो मैं इसकी मदद नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, जो यूएन का एक गोल में शामिल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज कुल 10 गोल मैंने आपको बताए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, सतत विकास लक्ष्य के। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इससे आ चुके हैं, हो सकता है इस बार भी आए, तो आप सभी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ना समझ में आए तो मल्टीपल टाइम्स इस वीडियो को देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके जो और रिमेनिंग 7 पॉइंट्स हैं वो आज ही मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।